Hello students, Jyoti Doval this side. Today I will teach you chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife of class 9 from NCERT. Okay, so let's get started now. Natural vegetation and wildlife. प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। जो वेजिटेशन हमें प्रकृति से मिलती है, गॉड गिफ्टेड जो होती है, उसको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन। और वाइल्ड लाइफ, वनों में रहने वाले, जो वनों में रहते हैं जीव जंतु, वो कहलाते हैं वाइल्ड लाइफ। ओके, वन्य जीवन। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने अपने घर के आसपास जो भी सराउंडिंग्स हैं, वहां पर अलग अलग तरह के पेड़, झाड़ियां, घास या फिर बर्ड्स, पक्षियों को देखा है? किसी भी फील्ड में, पार्क्स में, या अपने स्कूल के आसपास जब आप कहीं पर जाते हैं तो वहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। अलग अलग तरह के पेड़ आपने देखे हैं, अलग अलग तरह की झाड़ियां आपने देखी है, घास देखी है, पक्षी देखे हैं। तो अब यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं? आर दे सिमिलर, क्या वे एक जैसे होते हैं? और देयर आर वेरिएशंस, या फिर उनमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, उनमें बहुत सारी जो है डिफरेंस होते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि वैरायटीज होती हैं, या वो अलग अलग तरह से जो है उनमें भिन्नता होती है, उसमें उनमें विषमताएं पाई जाती है। तो एक छोटे से एरिया की बात की जा रही है, एक छोटे से रीजन की बात की जा रही है। अगर आप अपने घर के आसपास का एरिया बोला जा रहा है यहाँ पर, कि वहां पर अगर आपको ये भिन्नताएं देखने को मिलती है, ये इस तरह की वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, तो सोचिए, इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है, तो वहां पर इन जो बायोफॉर्म्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें कितनी सारी वेरिएशंस होगी, उनमें कितनी सारी भिन्नताएं पाई जाएंगी, कितनी सारी वहां पर विषमताएं पाई जाएंगी। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको एक छोटे से एरिया में भिन्नता देखने को मिल रही, वेरिएशंस देखने को मिल रही है, तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, तो वहां पर कितनी सारी, हर चीज में आपको कितनी सारी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि अवर कंट्री इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज। कि हमारा जो विश्व है, यहाँ पर क्या है, देखो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज है यहाँ पर, और उनमें से भारत एक है। 12 मेगा डाइवर्सिटीज में से भारत एक है। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि प्लांट स्पीसीज की, अगर यहाँ पर बात की जाए, तो यहाँ पर पाए जाने वाली जो प्लांट स्पीसीज है वो है 47,000। देखो, यहाँ पर 47,000 जो है पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। और इन नंबर के हिसाब से 47,000 जो है यहाँ पर जो प्लांट स्पीसीज है, उनके हिसाब से इंडिया का विश्व में 10वां नंबर है, 10वां स्थान है। और एशिया में 4th प्लेस पे है इंडिया, चौथा स्थान है एशिया में। अगर बात की जाए फ्लावरिंग प्लांट की, तो इंडिया में 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिन पौधों पर फूल आते हैं। और वर्ल्ड में 6% है इंडिया का फ्लावरिंग प्लांट्स में। अगर दुनिया में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें से भारत में 6%, यहाँ पर 6% फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, अब अगर बात करें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो यहाँ पर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे फर्न्स हो गया, एल्गे हो गया और फंगी हो गया। अगर एनिमल की बात की जाए, जानवरों की बात की जाए, तो यहाँ पर 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं। यहाँ पर 90,000 प्रजातियां हैं जानवरों की। और अगर बात की जाए यहाँ पर फिश की, जो मछलियां हैं, तो यहाँ पर इनकी भी बहुत सारी वेराइटीज है। 2,500 समथिंग यहाँ पर जो है, 2,546 यहाँ पर जो है फिश की वेराइटीज हैं। चाहे वो आपकी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली हो, ताजे पानी में पाई जाने वाली हो, या फिर समुद्र के खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियां हो, फिशेज हो। ओके, अब यहाँ पर जो है नेचुरल वेजिटेशन की आपको डेफिनेशन दी हुई है कि नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, हम उस वनस्पति को कहते हैं विच हैज ग्रोन नेचुरली, जो अपने आप उगी हुई है, जो अपने आप जन्मी हुई है, विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिसको उगाने में मनुष्य ने कोई हेल्प नहीं की है, जिसको जन्म लेने में मनुष्य ने कोई हेल्प नहीं की है, जिसपे मनुष्य का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जिस पर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और ये काफी टाइम तक मनुष्य के प्रभाव में नहीं आती है, तो वो वर्जिन वेजिटेशन कहलाती है। वर्जिन वेजिटेशन अनटचेबल जो होती है। कि प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति है जो बिना किसी मनुष्य की सहायता के उगी हुई है, अपने आप नेचुरली जो उगी हुई है, और इस पर मनुष्य का बहुत टाइम तक जो है कोई प्रभाव नहीं होता, तो उसको वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि कल्टीवेटेड क्रॉप्स, जैसे फसलें वगैरह है, या फिर फलों के बाग वगैरह जो होते हैं, तो ये भी वेजिटेशन कहलाती है। लेकिन ये क्या है, नॉट नेचुरल वेजिटेशन, लेकिन हम इसको प्राकृतिक वनस्पति नहीं कह सकते। ओके, अब वर्जिन वेजिटेशन में देखो,
यहाँ पे डू यू नो में आपको दिया हुआ कि द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनियस स्पीसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। कि वे वेजिटेशन जो वर्जिन वेजिटेशन है वो दो तरह से होती है, एक तो जो भारतीय है जो मूल रूप से भारत में ही पैदा हुई है और यहीं की जो पैदाइश है तो उसको बोलते हैं एंडेमिक और इंडिजिनियस स्पीसीज। और बाहर से लाकर कुछ पौधों को यहाँ पर प्लांट किया गया, कुछ वेजिटेशंस बाहर से लाकर यहाँ पर लगाई गई है, प्लांट की गई हैं, तो वो होती है आपके एक्सोटिक प्लांट्स। अगर हम बात करें फ्लोरा की, तो फ्लोरा किसे कहते हैं? फ्लोरा डिनोट करते हैं उस एक स्पेशल पर्टिकुलर एक क्षेत्र में होने वाली जो वनस्पति होती है उसको हम फ्लोरा कहते हैं। और ऐसे ही सेम फोना किसे कहा जाता है? कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी एक विशेष क्षेत्र में होने वाली जो रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको हम फोना कहते हैं। और ये फोना और फ्लोरा में इतनी सारी भिन्नताएं, डाइवर्सिटीज हैं, जो ये वेरिएशंस हैं, कि क्यों होते हैं, इसके क्या कारण हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इनको इनके जो है इनमें भिन्नता होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं और यहाँ पर आपको वो फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट है आपका रिलीफ। रिलीफ मीन्स होता है धरातल। और रिलीफ में देखो टू फैक्टर्स मेन है, लैंड और सॉयल। ठीक है, कि जमीन और मिट्टी। तो रिलीफ में फर्स्ट है आपका लैंड। अब जो जमीन होती है कहीं की भी, तो वो वेजिटेशन को सबसे ज्यादा क्या करती है? प्रभावित करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप माउंटेनियस जो हिली एरिया है वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां की वेजिटेशन सेम हो, प्लेट्यू में होने वाली वेजिटेशन भी बिल्कुल एक जैसी हो, या फिर प्लेन एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहां की वेजिटेशन भी एक जैसी हो, या फिर ड्राई रीजन या वेट रीजन में होने वाली जो भी वेजिटेशन होगी वो सब एक जैसी हो, या क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं है ना, नहीं होता ना। हिली एरिया में आपको कुछ और वेजिटेशन देखने को मिलेगी, हिली उसमें ड्राई रीजन में आपको कुछ और वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये किसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरह की वेजिटेशन हो? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लैंड पे, कि वहां की जमीन की क्वालिटी क्या है। अगर जमीन की क्वालिटी अच्छी है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर वेजिटेशन बहुत अच्छी होंगी। अगर जमीन की जो लैंड की जो क्वालिटी है वो नहीं है ठीक, तो वहां पर वेजिटेशन अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात की जाए, देखो कि फर्टाइल लेवल, अगर जमीन समतल है, अगर भूमि समतल है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर जो है अगर प्लेन एरिया है तो वहां पर क्या होती है? एग्रीकल्चर की जाती है। अगर अंडुलेटिंग है, देखो द अंडुलेटिंग एंड रफ टेरेंस, अगर वहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर बड़े बड़े घास के मैदान होंगे या फिर वहां पर जंगल होंगे। अगर घास के मैदान है तो ग्रेजिंग के लिए यूज किए जाएंगे, पशुचारण के लिए यूज किए जाएंगे। और अगर जंगल है तो जंगल क्या होंगे? वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर का काम करेंगे, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, प्रदान करेंगे। ओके। सेकेंड फैक्टर है आपका सॉइल। जिस तरह से जमीन प्रभावित करती है किसी भी जगह की वेजिटेशन को, उसी तरह से मिट्टी जो सॉइल है वो भी इफेक्ट डालती है। ठीक है, सॉइल जो है क्या करती है? अलग अलग तरह के सॉइल में अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। अब अगर हम बात करें सैंडी सॉइल की, जो सैंडी सॉइल जो रेतीली जमीन होती है, जो राजस्थान में, जो रेगिस्तान में, मरुस्थलों में पाई जाती है, तो वहां पर वो देखो किस तरह की वेजिटेशन को सपोर्ट करेगी? वो कैक्टस को, जो कांटे होते हैं कैक्टस उन्हें, या फिर थोड़ी बुशेस, कटीली झाड़ियां, कटीले वृक्ष, उनको सपोर्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि सैंडी सॉइल में क्या होता है? सैंडी सॉइल में सॉइल्स के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, और वहां पर अगर बारिश का पानी उन पौधों पर गिरता है तो वो क्या होता है? सीधे जमीन के अंदर चला जाता है, क्योंकि पार्टिकल, सैंड के जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। और अगर वो पानी सीधे जमीन के नीचे चला जाता है तो वो जो पौधे होते हैं, जो सॉइल होती है, वो अपने जो खुद से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, और इसलिए वहां पर ऐसे पौधे उगते हैं जिनको पानी की जरूरत कम होती है। अगर हम बात करें डेल्टाइक सोयल की, तो डेल्टाइक सोयल किसे कहते हैं? देखो, नदी अपने साथ बहाकर बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिनरल्स वगैरह बहाकर लाती है और उनको अपने किनारे पर, तलहटी पर इकट्ठा कर देती है उस मिट्टी को। और वो मिट्टी जो होती है क्या होती है? बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। आपने 6 7 की जब हिस्ट्री हमने पढ़ी है तो वहां पर हमने देखा है कि जो ओल्ड सिविलाइजेशन जितनी भी थी, जो पुरानी सभ्यताएं जितनी भी जो डेवलप हुई, वो सब कहाँ पर हुई है? नदी के किनारे विकसित हुई है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर पानी भरपूर मात्रा में मिलता था, दूसरी वो जो जमीन होती है, जो वो फर्टाइल लैंड होती है, बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है, और वहां पर कृषि भी बहुत अच्छे से होती है। वहां पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हर तरह की वेजिटेशन वहां पर जो है, वेजिटेशन की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां पर क्या फर्टाइल लैंड है वो। ठीक है, तो डेल्टाइक जो सोयल होती है वो मैंग्रोव वेजिटेशन को क्या करते हैं? वहां पर सपोर्ट करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव वेजिटेशन, उन वेजिटेशन को कहा जाता है, इनकी रूट्स जो है पानी में डूबी हुई होती है। अगर हम हिल स्लोप्स की बात करें तो यहाँ पर जो है सोयल जो है काफी गहराई में, इसकी जो डेप्थ होती है सोयल की वो काफी गहरी होती है, और यहाँ पर कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं, शंकुधारी पेड़ जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है हमारा क्लाइमेट।
फर्स्ट है रिलीफ, सेकंड है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में भी देखो टेम्परेचर है और सनलाइट है, प्रेसिपिटेशन है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले क्लाइमेट देखो, कहीं भी किसी भी जगह में अगर हम जाते हैं, किसी भी एरिया में हम जाते हैं, तो सबसे पहले जो वहाँ की वेजिटेशन है, जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ होगा, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस चीज़ का पड़ेगा वहाँ पे? वहाँ की क्लाइमेट का, वहाँ की जलवायु का, ठीक है? अब देखो क्लाइमेट में सबसे पहला है यहाँ पे टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलोंग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सोइल। कि किसी भी जगह की वेजिटेशन पे सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज का पड़ेगा? वहां पर टेम्परेचर का। और टेम्परेचर में भी क्या कि हवा में वहां पर कितनी नमी है, और वहां पर बारिश कैसे है, उस एरिया में बारिश कैसे होती है, और वहां पर सोयल कैसी है, मिट्टी कैसी है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर क्या होगी? डेंस वेजिटेशन वहां पर होगी। सोयल अच्छी है तो वहां पर क्या होगा? फर्टाइल लैंड होगी वो, और वहां पर एग्रीकल्चर वगैरह बहुत अच्छे से अच्छा होगा, ठीक है? तो ये सब चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है। अगर आप बात करें, देखो, ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालयाज, अगर हिमालय की ढलानों की अगर हम बात करें, या फिर पेनिनसुला देखो अबव द हाइट ऑफ, अगर प्रायद्वीपीय पठारों की बात करें, वहां पर हाइट पे अगर हम 915 मीटर की हाइट से ऊपर अगर हम जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? फॉल इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर वहां पर डिक्रीज होता जाता है, एल्टीट्यूड क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर घटता चला जाएगा। और क्या होगा? ये अफेक्ट करेगा किसको? वहां की उस वहां पर होने वाली वेजिटेशन को और उसकी ग्रोथ को। टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर जो भी वेजिटेशन होगी उसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, और ये चेंज होती चली जाएगी इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल। ये जो वेजिटेशन है, ये चेंज होती चली जाएंगी किसमें? देखो, ट्रॉपिकल जोन से ये सब ट्रॉपिकल जोन में चेंज हो जाएगी, सब ट्रॉपिकल जोन की जो वेजिटेशन है वो टेम्परेट जोन में चेंज हो जाएगी, और टेम्परेट जोन की जो वेजिटेशन है वो एल्पाइन वेजिटेशन में चेंज हो जाएगी। अब ट्रॉपिकल यहाँ पर बोला गया, ट्रॉपिकल वेजिटेशन में देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री तक रहता है पूरे साल। अब यहाँ पर पाए जाने वाले जो वेजिटेशन है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पेड़ पौधे जो है काफी हाइट के होंगे। सब ट्रॉपिकल में थोड़ा सा कम हाइट के होंगे, टेम्परेट में थोड़ा सा और कम हाइट के, क्योंकि हाइट ग्रोथ जो है वो रुक जाती है पौधों की। और अल्पाइन वेजिटेशन में क्या होता है? अल्पाइन वेजिटेशन में यहाँ पर चौबीसों घंटे जो है साल में, जो है चौबीसों, जो 12 महीने हैं साल के, उनमें 24 हर समय यहाँ पर बारिश, ये बर्फ होती है, स्नोफॉल होता है। और यहाँ पर पाए जाने वाली जो वेजिटेशन है वो एल्पाइन वेजिटेशन जो घास के मैदानों में जो है कन्वर्ट हो जाता है, छोटी छोटी झाड़ियों से घास के मैदानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनको बाद में जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, जैसे आपके गुर्जर हो गए, बकरवाल हो गए, तो ये लोग अपने पशुओं के लिए, कैटल के लिए, फिर इनको ग्रेजिंग का काम, चारागाह जो होता है कि पशुओं को चराने के काम आती है फिर इनकी बड़े बड़े घास के मैदान। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर देखो आपको ये चार्ट बना के दिया हुआ है आपकी बुक में। ट्रॉपिकल जो वेजिटेशन जोन है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन जो है, यहाँ पर देखो साल भर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? एबव 24 डिग्री सेल्सियस। और जनवरी का यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है एबव 18 डिग्री सेल्सियस। स्नो फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। सब ट्रॉपिकल अगर जोन की हम बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, और जनवरी में 10 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहता है। और फ्रॉस्ट इज रेयर की पाला यहाँ पर कभी-कभी देखने को मिलेगा आपको। टेम्परेट ज़ोन में क्या होता है? देखो यहाँ पर टेम्परेचर और भी कम हो गया है, 7 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस। और जनवरी की अगर हम बात करें तो -1 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉस्ट, सम स्नो, यहाँ पर पाला तो होता ही है, साथ में कई कई बार स्नोफॉल भी होता है, बर्फ भी गिरती है। और देखो लास्ट में आपकी एल्पाइन वेजिटेशन, है ना? एल्पाइन जोन में अगर हम आते हैं, अगर वेजिटेशन जोन में हम आते हैं, तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर कितना कम है? यहाँ पर टेम्परेचर है बिलो 7 डिग्री सेल्सियस। और जनवरी की अगर बात करें तो बिलो -1 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर क्या है? चौबीसों घंटे यहाँ पर हर साल में पूरे 12 महीना यहाँ पर क्या होता है? बर्फ होता है, पूरा स्नो होती है, और इसकी वजह से यहाँ पर घास के मैदान होते हैं। अब देखो सेकंड फैक्टर है हमारा फोटो पीरियड। फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट। ओके, अब देखो किसी भी जगह की, जो किसी भी रीजन की, किसी भी क्षेत्र की जो वहां पर वेजिटेशन होगी, जो वेरिएशन होगा उसके उन वेजिटेशंस में जो वेरिएशंस होगा, जो भिन्नताएं होंगी, तो उसके क्या होगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज का पड़ेगा? सनलाइट का। कि वहां पर पड़ने वाली जो सनलाइट, वहां पर सूरज की रोशनी किस तरह से पड़ रही है, किस तरह से वहां पर सूरज की रोशनी है। और सूरज की रोशनी किन चीजों पर डिपेंड होती है? वो होती है लैटिट्यूड पे, एल्टीट्यूड पे, सीजन पे, और ड्यूरेशन पे। ओके, ड्यूरेशन ऑफ द डे पे। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। अब लैटिट्यूड क्या है? देखो, अगर इक्वेटर लाइन के आसपास के जो भी एरियाज हैं, वहां पर क्या होगा? वहां पर सूरज की रोशनी अच्छे से पड़ेगी, और वहां पर जो है गर्मी होगी। और अगर हम पोल्स की बात करें तो नॉर्थ और साउथ पोल में जाते जाते क्या हो जाएगा? सूरज की रोशनी कम पड़ेगी, और वहां पर क्या है? ठंड ज्यादा होगी।
ठीक है, तो वहां पर पाई जाने वाली वेजिटेशन कैसे होगी, ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। और अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई, तो अगर समुद्र तल से अगर एल्टीट्यूड अगर हाई होगा कहीं पर, अगर समुद्र तल से ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और एल्टीट्यूड हाई होगा, तो वहां पर भी पाई जाने वाली जो वेजिटेशन उसकी ग्रोथ कम होगी। तीसरा है यहाँ पर सीजन, तो सीजन में क्या है, देखो सीजन, देखो विंटर सीजन जैसे है, तो विंटर सीजन में क्या होता है कि सूरज की रोशनी पेड़ पौधों को कम मिलती है, चार चार कहीं पर 4 घंटे, कहीं पर 6 घंटे, कहीं पर 7 या 8 घंटे, इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें समर सीजन की, तो समर सीजन में क्या होता है, एक तो दिन बड़े होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या होता है, काफी लंबा होता है, दिन बहुत बड़े होते हैं समर सीजन में, और सूरज की रोशनी जो है बहुत ज्यादा पेड़ पौधों को मिलती है, करीब करीब 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, कहीं कहीं पर 11 11 घंटे वहां पर सूरज की रोशनी मिलती है। तो वहां पर जो होने वाली जो वेजिटेशन होती हैं वो अच्छे से ग्रो करती है, समर सीजन में होने वाली जो वेजिटेशन है वो अच्छे से ग्रो करती है। तो सूरज की रोशनी भी इन चीजों पर डिपेंड करती है, लैटिट्यूड पे, एल्टीट्यूड पे, सीजन पे और ड्यूरेशन ऑफ द डे पे, कि कहाँ पर कितनी सूरज की रोशनी जाएगी वो इन चीजों पर डिपेंड करती है। ओके, अब नेक्स्ट फैक्टर है आपका प्रेसिपिटेशन, कि कहाँ पर किस तरह की बारिश हो रही है, किस तरह का वहां पर बरसात हो रही है, उस तरह से वहां पर वेजिटेशन पाई जाती है। अब देखो जैसे यहाँ पर है कि भारत में जो है रेनफॉल कहाँ पर कब होता है, जब यहाँ पर मानसून आते हैं वो जून जून से सितंबर में आते हैं, जून टू सितंबर, और उस समय यहाँ पर बारिश होती है। या फिर मानसून जब वापस जाते हैं तो उस टाइम पर भी यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। अब जिन जगहों पर ज्यादा हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, वहां पर क्या होगा, डेंस वेजिटेशन पाई जाएगी, जिसको बोलते हैं घनी वनस्पति पाई जाएगी, कंपैरिजन टू जहां पर की कम बारिश होती है। जहां पर कम बारिश है वहां पर क्या होगा, वहां पर डेंस वेजिटेशन नहीं पाई जाएगी। ओके, अब देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है आपको, कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वनों का मनुष्य के लिए क्या महत्व है, क्यों आवश्यक है वन हमारे लिए। तो यहाँ पर देखो आंसर भी यहीं पर आपको बोला गया है कि फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे जो फॉरेस्ट हैं, और एक मेजर रोल प्ले करते हैं किस किस में, एनवायरमेंट की क्वालिटी को इनहेंस करने में, एनवायरमेंट की क्वालिटी को बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और ये मॉडिफाई करते हैं क्लाइमेट को, कंट्रोल करते हैं सॉइल इरोजन को, रेगुलेट करते हैं किसको, स्ट्रीम फ्लो को, नदियों के प्रभाव को रोकने में मदद करते हैं। सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को वेराइटी, देखो यहाँ पर सपोर्ट बोला गया है, तो सपोर्ट जैसे रॉ मटेरियल वगैरह जो है इंडस्ट्री को कहाँ से मिलता है, जंगलों से ही मिलता है, फॉरेस्ट से ही मिलता है। प्रोवाइड लाइवलीहुड, और कई ऐसी जो जातियां हैं जिनको ट्राइबल कम्युनिटीज बोला जाता है, जो आदिवासी जनजातियां जो है जंगलों में रहने वाली जो है, उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, जीविका प्रोवाइड करवाता है। और जंगलों में बहुत सारे ऐसे सीनिक व्यूज होते हैं, ऐसे जो है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और ये बारिश होने में भी सबसे ज्यादा सहायक होते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, वन जो है, फॉरेस्ट जो है, दे प्रोवाइड ह्यूमस। अब देखो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं सॉइल को, ये ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं सोयल को। अब ह्यूमस क्या होता है, फॉसिल्स जो होते हैं, कि पेड़ पौधों की पत्तियां जब गिरती हैं तो वो क्या होती है, जमीन में इकट्ठा हो जाती है, और वहां पर बारिश होती है, फिर उसके बाद वो मिट्टी में दब जाती है, और वो वहां पर सड़ गल जब जाती है तो वो ह्यूमस का काम करते हैं सोयल के लिए। ओके, और क्या होता है देखो, एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर प्रदान करते हैं। अब अगर यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया नेचुरल वेजिटेशन हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस, अब यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि इंसानों ने क्या किया है, मनुष्य ने, जो ह्यूमन है, उन्होंने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सारे के सारे जंगलों को काट कर जो है समतल जमीन बना दी है, किसके लिए, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या फिर वहां पर इंडस्ट्रीज का सेटलमेंट के लिए इंडस्ट्रीज वहां पर लगा दी गई हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर जो है फैक्ट्रियां वगैरह लगा दी गई हैं, और माइनिंग वहां पर स्टार्ट कर दी है। अर्बनाइजेशन, ह्यूमन सेटलमेंट को वहां पर जो है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए मानव जो बस्तियां होती हैं वो वहां पर बसा दी गई हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसा है जो वनों को काट कर, जो फॉरेस्ट को साफ कर कर ग्रेजिंग के लिए, पशुओं को चराने के लिए वहां पर जो है समतल भूमि कर दी गई है, ताकि वहां पर जो है पशुचारण अच्छे से हो सके, ग्रेजिंग वहां पर कैटल वगैरह का हो सके। अब यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया में पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन जिसे हम बोलते हैं, कि हर जगह पर अब वो नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल नहीं रही है, क्योंकि इंसानों ने उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। कुछ ही क्षेत्र, कुछ ही एरिया ऐसा है, कुछ ही रीजन ऐसा है, जैसे हिमालय के जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी, जो हिली
रीजन वाले जो क्षेत्र है वहां पर हम नेचुरल वेजिटेशन बोल सकते हैं, या फिर मरुस्थल का ऐसा स्थान, मरुस्थल का ऐसा पार्ट जहां पर अभी मनुष्य नहीं पहुंच पाए हैं, जहां पर उनकी पहुंच नहीं है, तो सिर्फ उन्हीं हिस्सों में अब नेचुरल वेजिटेशन है। बाकी जितने भी जगह नेचुरल वेजिटेशन थी वो अब मॉडिफाई कर दी गई, उनको डिग्रेड कर दिया गया है, कहीं पर काट छाट कर कहीं की जो वेजिटेशन वो कहीं ले जाकर प्लांट कर दी गई है, फिर कहीं से लाकर वहां पर प्लांट कर दी गई है और जगह की वेजिटेशन। तो इसलिए अब हम उसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते, क्योंकि उनको जो है डिग्रेड कर दिया गया, उनको मॉडिफाई कर दिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज भी आपको दी हुई है। According to India State of Forest Report 2011, the forest cover in India is 21.5%। देखो यहाँ पर एक रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है कि 2011 में यहाँ पर जो पाए जाने वाले वनों की जो परसेंट हो कितना 21.5%, बहुत ही कम जो है, ठीक है, बहुत ही कम है। अब यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट उसमें आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का एक चार्ट बनाकर यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, ये कुछ स्टेट हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर अंडमान निकोबार, देखो इस तरफ, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वन है। और सबसे कम कहाँ पर, हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, सबसे कम यहाँ पर वनों की संख्या पाई जाती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि टाइप ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पर इंडिया में टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है, कितनी तरह की वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती हैं। द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाई इन अवर कंट्रीज। यहाँ पर हमारे देश में जो है निम्न तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, जो यहाँ पर आपको दी हुई है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फर्स्ट, सेकेंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, फोर्थ है आपका माउंटेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फर्स्ट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन जिसको बोलते हैं, सदाबहार जिनको एवरग्रीन फॉरेस्ट जिनको बोला जाता है। अब देखिए ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो वन होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, जहां पर हैवी रेनफॉल होता है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। और वो जगह कौन सी, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। और क्या है, आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान निकोबार साइड में ये बहुत ज्यादा जो है जहां पर रेनफॉल होती है वहां पाए जाते हैं। या फिर असम के ऊपर ऊपरी हिस्से में, अपर पार्ट ऑफ आसाम, यहाँ पर पाए जाते हैं। तमिलनाडु के कोस्ट पे, तमिलनाडु के तट पर ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखो क्या है, दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। और यहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, वहां पर ये जो है वनस्पति, ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ पर पेड़ों की हाइट देखो कितना होता है, 60 टू 70 मीटर और इवन एबव, यहाँ पर 60 टू 70 मीटर के जो है आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे। और यहाँ पर साल भर जो है ह्यूमिड वाला मौसम, वेट, वार्म एंड वेट, जैसे बोलते हैं ना कि ह्यूमिडिटी वाला, यहाँ पर पूरा साल भर यहाँ पर ऐसा मौसम होता है। और यहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं, जो वेजिटेशन, वो लग्जरियंट वेजिटेशन है, बहुत सारी, बहुत तरह की वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है, सभी तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे देखो आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे देखो बुशेस हैं, झाड़ियां हैं, फिर छोटे पेड़ है, फिर ये क्रीपर्स है, क्लाइंबर्स है, सभी तरह के आपको पेड़ पौधे यहाँ पर दिखेंगे। और ये इतनी डेंस वेजिटेशन, इतने घने होते हैं कि ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कोई चादर सी बिछी हुई है। और यहाँ पर जो है बारिश जब होती है तो ये इस हिस्से में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है नीचे। और सूरज की रोशनी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर घने जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो सूरज की रोशनी इतनी नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और यहाँ पर दलदल भी होता है कई जगह पर, यहाँ पर, ठीक है, कि दलदली क्षेत्र होता है, वहां पर फिर रेप्टाइल्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे सांप हो गया, बिच्छू वगैरह, या फिर आपके जो क्रोकोडाइल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें भी पाई जाती हैं। और देखो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर इन पौधों का कोई एक डेफिनेट टाइम नहीं होता पत्तियां गिराने का, और इस वजह से ये हमेशा साल भर जो है हरे भरे दिखते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, some of the commercially important tree of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona। यहाँ पर कमर्शियल इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये पेड़ पौधे मिलते हैं यहाँ पर, जो फर्नीचर वगैरह के काम आते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो कॉमन एनिमल्स हैं वो क्या है, देखो एलिफेंट है, मंकी है, लेमूर है, डियर है, वन हॉर्न राइनासोरस, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर पाया जाता है, जो कि असम के और वेस्ट बंगाल के जंगलों में पाया जाता है। और बाकी यहाँ पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो जो है बर्ड्स हैं, तरह तरह की यहाँ पर बर्ड्स पाई जाती हैं, बैट्स होती हैं, चमगादड़, स्लोथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर फाउंड इन दीज जंगल्स। ओके, सेकंड हमारा जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है भारत में ज्यादातर हिस्सों में यही फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। और इन वनों को जो है, इन वनों को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इन फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये ज्यादातर हिस्सों में फैले हुए हैं, और यहाँ पर बारिश जो है, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पर होती है। 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। और यहाँ इन फॉरेस्ट की जो विशेषता है, जो क्वालिटी, वो ये है कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं, यहाँ के जो यहाँ पर पाए जाने वाले जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, वो 6 to 8 वीक में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, पतझड़ जिसको बोला जाता है, पत्तियां गिरा देते हैं। और अगर वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए, तो इन फॉरेस्ट को टू जो है फर्दर डिवाइड किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ओके, और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? देखो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, जो वहाँ पे जो स्टेट है वहां पर पाए जाते हैं। और देखो, हिमालय की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है, वहां पर पाए जाते हैं। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। टीक यहाँ की जो है मेन जो प्रजाति है पौधों की, वो टीक है। और यहाँ पर पाए जाने वाले बाकी पौधों की प्रजातियां देखो, बैम्बू हो गया, साल हो गया, सीसम हो गया, सैंडलवुड है, खैर है, कुसुम है, अर्जुन है, एंड मलबरी। ये इस तरह के पौधे हैं जो कमर्शियली इंपॉर्टेंस जिनकी है, जो व्यापारिक दृष्टि से यहाँ पर जो जिनका कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है, वो ट्रीज यहाँ पर ये वाले पाए जाते हैं। इन पौधों की प्रजातियां, ये वाली पौधों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। ओके, सेकेंड है आपका द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये वहां पाए जाते हैं जहां पर बारिश जो है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर पाई जाती है, जहां पर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और ये फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो, पेनिनसुलर प्लेटू कि प्रायद्वीप के पठारी भागों में ये पाए जाते हैं, और प्लेन ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, कि प्रायद्वीप पठार के ऐसे रेनियर जो पार्ट है, जो वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर क्या होते हैं? देखो, यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या है? टीक है, साल है, पीपल और नीम यहाँ पर होता है। और बहुत बड़े एरिया में यहाँ पर जो है खेती की जाती है, या फिर यहाँ पर ग्रेजिंग। देखो, यहाँ पर बोला गया कि अ लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन हैज बीन क्लियर्ड, कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर खेती की जाती है। लेकिन अब यहाँ के वनों को, यहाँ पर जो इन फॉरेस्ट को साफ करके क्या किया जा रहा है? यहाँ पर खेती के लिए जमीन बनाई जा रही है, या फिर ग्रेजिंग के लिए यहाँ पर जमीन, जंगलों को साफ करके ग्रेजिंग के लिए यहाँ पर जमीन तैयार की जा रही है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो कॉमन एनिमल्स हैं, वो है आपके लायन हो गया, टाइगर है, पिग है, डियर है, एलिफेंट है। और बहुत सारी यहाँ पर बर्ड्स की जो प्रजातियां पाई जाती है, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, लिजर्ड है, स्नेक है यहाँ पर। और भी ये जो है जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे लिजर्ड हो गया आपका, स्नेक हो गया, और टोरटाइज है यहाँ पर, ये सब चीजें भी, ये सब जीव जंतु पाए जाते हैं। आपका थर्ड है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। अब देखो, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये वेजिटेशन, ये फॉरेस्ट वहां पर पाए जाते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। देखो, और यहाँ की जो वेजिटेशन होती है, क्या होती है? यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कटीली झाड़ियां और कटीले वृक्ष होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? देखो, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। सेमी एरिड एरियाज ऑफ, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और रेगिस्तान जहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, और हरियाणा। और यहाँ पर पाई जाने वाली जो पौधों की प्रजातियां, वो क्या है? अकासीज है, पाम है, यूफोरबिया है, और कैक्टी। यहाँ पर जो है पौधों की ये प्रजातियां पाई जाती है। और इन पौधों की जो ये जो पौधे होते हैं, कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए, बिखरे हुए होते हैं। और यहाँ पर इनकी रूट्स जो है क्या होती है? बहुत ही अंदर मिट्टी में, बहुत लंबी लंबी इनकी रूट्स होती हैं, और ये अंदर तक मिट्टी में गई होती हैं। किस लिए? पानी की तलाश में। द स्टेम्स आर सक्लेंट टू कंजर्व वाटर, कि वाटर को, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, पानी की तलाश में ये जमीन के अंदर बहुत गहराई तक गई होती है, और फैली हुई होती है, लंबी लंबी रूट्स होती हैं इन पौधों की। और यहाँ पर देखो, जो ये इनके जो लीव्स होती हैं पौधों की, इन पेड़ पौधों की जो लीव्स होती हैं, वो कैसी होती है? थिक होती हैं और छोटी होती हैं। किस लिए? ताकि इनमें इवेपोरेशन जो है कम हो सके, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। और ये फॉरेस्ट जो है, यहाँ पर क्या होता है? देखो, यहाँ पर पाए जाने वाले सारे तरह के जो पौधे हैं, जितने भी वेजिटेशन यहाँ पर पाए जाएंगे, वो कटीली झाड़ियां और कटीले वृक्ष ही यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर पाए जाने वाले जो कॉमन एनिमल्स हैं, वो क्या? देखो, रैट है, माइस है, रेबिट्स है, फॉक्स है, वुल्फ है, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्स एंड कैमल्स यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर हैं। ओके,
माउंटेन फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पर ये माउंटेनियस जो एरिया होता है, जो पहाड़ी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। अगर जितनी हाइट पर आप जाओगे तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, और एल्टीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। और वहाँ पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशन वो क्या होती है, चेंज होती जाती है। ठीक है। और यहाँ पर देखो, अगर हाइट की बात करें हम, तो अगर हजार तो 1,000 to 2,000 मीटर्स की अगर हाइट पर अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशन होती है वो कैसे होती है, देखो इनकी पत्तियां जो हैं ब्रॉड होती हैं। देखो ब्रॉड लीव्स वाले ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं, चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें जैसे ओक हो गया, चेस्टनट है, ठीक है, ये पौधे यहाँ पर, इन पौधे की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ पर अगर बात करें कि 1500 टू 1500 3,000 मीटर्स की अगर हम ऊंचाई की बात करें, अगर यहाँ पर इस हाइट पर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कैनफरस ट्री लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सेडार, यहाँ पर पाए जाने वाले ये पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। सिल्वर फर है, जूनिपर पाइन है, ठीक है, ये इस तरह के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। स्प्रूस, सीडर, ठीक है, ये पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, प्लेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर पाए जाते हैं। ये एट हायर एलिवेशन टेम्परेचर टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉमन एट हाई एल्टीट्यूड, जनरली मोर देन 3,600। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि जैसे जैसे हम हाइट पर चलते जाएंगे, तो वहां पर ये जो वेजिटेशन होगी, ये क्या होंगी, ये वेजिटेशन की ग्रोथ कम होती चली जाएगी। और अगर हम 3,600 की अगर हम हाइट पे जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, ये स्नो लाइन के पास अगर हम जाते हैं, तो वहां पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम ग्रोथ उनकी होती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखो टेम्परेट फॉरेस्ट आर ग्रासलैंड, यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर ये ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन, कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो वेजिटेशन होती है वो घास के मैदानों में तब्दील हो जाते हैं, घास के मैदानों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिन्हें फिर बाद में जो ग्रेजिंग के काम आते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर यही सब चीजें बोली गई हैं कि स्रब्स एंड स्क्रब्स, यहाँ पर ये स्नो लाइन के पास जब जैसे हिमालय के पास अगर स्नो लाइन के पास हम चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ स्रब्स पाए जाते हैं, फिर छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं जो घास के मैदानों में कन्वर्ट हो जाती है। और दे मर्ज इनटू द एल्पाइन ग्रासलैंड, दीज आर यूज्ड, और फिर इनको कौन यूज करता है, इनको गुज्जर और बकरवाल यूज करते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स जो होते हैं वो यूज करते हैं अपने पशुओं के लिए। ठीक है। देखो गुज्जर एंड बकरवास एट हायर एल्टीट्यूड, मोजेस एंड लिचेंस फ्रॉम पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन, ये टुंड्रा वेजिटेशन के पार्ट हैं जो यहाँ पर ये बोले गए मोजेस और लिचेंस। ठीक है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो क्या है, देखो कास्नी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, टिबेटियन एंटेलोप, yak, snow leopard, squirrel, saggy horn, wild ibex, bear and rare panda, sheep and goats with thick hair, यहाँ पर ये कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, अब देखो ये फॉरेस्ट वहां पर पाए जाते हैं जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जहां पर, यार किसकी वजह से, देखो इन्फ्लुएंस बाय टाइड्स, यहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं, टाइड्स आते हैं, और ये इन स्थानों पर पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, देखो मड एंड स्लिट गेट एक्यूमुलेट, देखो एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट, यहाँ पर जो है बालू और जो रेत वगैरह होता है, जो मिट्टी और बालू वगैरह होती है वो इकट्ठा हो जाती है अपने यहाँ पर कोस्ट पे, तटों पर। और इसकी वजह से क्या होता है, डेंस मैंग्रोव आर कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और जो मैंग्रोव वेजिटेशन होती है वो क्या होती है, उनकी जो रूट्स होती है वो पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं, उनको बोला जाता है मैंग्रोव वेजिटेशन। और ये ज्यादातर डेल्टा वाले जो, जैसे गंगा का डेल्टा है, महानदी, द कृष्णा एंड गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन, कि जितने भी डेल्टा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर यही इसी तरह की वनस्पति पाई जाती है, इसी तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा जिसे हम बोलते हैं, और यहाँ पर सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरी, देखो सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। और ये क्या करते हैं, ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, यहाँ पर पाई जाने वाली लकड़ी जो है बहुत मजबूत होती है। और यहाँ पर जो पौधे की प्रजातियां पाई जाती है वो क्या है, देखो पाम है, कोकोनट है, क्योरा है, एगार है। और यहाँ पर जो है ये बाकी डेल्टा में इस तरह के पौधे, यहाँ पर प्रजातियां पौधों की पाई जाती है। और यहाँ पर जो कॉमन एनिमल है वो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का जो फेमस एनिमल है, इन पौधों, इन फॉरेस्टों में पाए जाने वाला, इन वनों में पाए जाने वाला। और टर्टल यहाँ पर पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स यहाँ पर है, घड़ियाल है और स्नेक है। ठीक है। तो ये यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। यहाँ पर देखो कुछ मेडिसिनल प्लांट यहाँ पर दिए हुए हैं, कि भारत जो है बहुत प्राचीन समय से मसालों में और जो जड़ी बूटियां हैं वहाँ उनमें जो है प्राचीन काल से फेमस रहा है। और यहाँ पर 2,000 पौधे ऐसे हैं, 2,000 प्लांट्स हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया है आयुर्वेद में। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो 500 जो प्लांट हैं वो रेगुलर यूज में आते हैं।
और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट में जो है 352 मेडिसिन प्लांट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, जिनमें से 52 क्रिटिकली थ्रेटेंड है कि जो संकटग्रस्त हैं, और 49 जो है एंडेंजर्ड है, जिनको अगर हम सुरक्षित ना करें तो वो विलुप्त हो जाएंगे। और वो पौधे कौन से, देखो सर्फगंधा है, जामुन है, अर्जुन है, बबूल है, नीम है, तुलसी और कचनार है। तो ये किसी न किसी जो है मेडिसिन में यूज होती हैं। जैसे सर्फगंधा आपके जो है ब्लड प्रेशर में काम आता है, जामुन आपके डायबिटिक में, ठीक है। तो ये इस तरह से किसी न किसी रूप में इनको यूज में लाया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, आयुर्वेदिक जो औषधियां होती हैं उनमें यूज किया जाता है इनको। वाइल्ड लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाइल्ड लाइफ। लाइक इट्स फ्लोरा, फ्लोरा की तरह जैसे वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है, तो इंडिया में क्या है, रिच धनी है किसके लिए, फौना के लिए भी। यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं, एनिमल्स की स्पीसीज भी यहाँ पर पाई जाती है, एनिमल स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज, देखो 90,000 यहाँ पर जो है जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और क्या है, देखो द कंट्री हैज अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की यहाँ पर प्रजातियां जो है 2,000 से ज्यादा पाई जाती है, जो विश्व में 13% है। और यहाँ पर जो है फिशेस की अगर हम प्रजातियों की, मछलियों की मछली प्रजाति की बात करें तो 2,546 यहाँ पर मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि वर्ल्ड में कितना है, 12% है वर्ल्ड का, ठीक है। और अगर हम बात करें रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स की, तो यहाँ पर 5 to 8% विश्व का यहाँ पर भारत में पाया जाता है। यहाँ पर जो मैजेस्टिक एनिमल है, सबसे जो मैमल है जो महत्वपूर्ण, वो कौन है, हाथी, एलिफेंट, ठीक है। और मैमल्स किसे बोलते हैं, जो अपने बच्चों को फीडिंग करवाते हैं, दूध पिलाते हैं जो। तो यहाँ पर है, दे आर फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, आसाम के जंगलों में पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं, और केरला में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक सींग वाला जो गैंडा होता है, जो राइनोसोरस होता है, वो भी पाया जाता है। और कहाँ पर देखो, स्वैम्पी और मार्सी लैंड जो होता है, असम और वेस्ट बंगाल के, यहाँ पे पाए जाते हैं। एरिड एरियाज जो है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का जो रन है वहां पर, जो थार और डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वहां पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाली बाकी जो जानवरों की प्रजातियां हैं, वो है वाइल्ड एस और कैमल्स, यहाँ पर पाए जाते हैं। इंडियन बाइसन जो जंगली भैंसा होता है, वो नीलगाय, और चौसिंगिया एंड गैजल, गैजल यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड यहाँ पर हिरणों की जो है, डियर की जो है, हिरणों की कई सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है, बंदरों की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इट ऑल्सो हैज सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकी, यहाँ पर बहुत सारी मंकी की जो है, बंदरों की प्रजातियां पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर डू यू नो में आपको दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। 1972 में यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था, ओके। अब यहाँ भारत की हम बात करें तो यहाँ पर दो दो तरह के जो है, एक तो यहाँ पर टाइगर भी मिलता है, और यहाँ पर लॉयन भी पाया जाता है। कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर शेर और बाघ जो है, लॉयन और टाइगर दोनों मिलते हैं। और अगर लॉयन के नेचुरल हैबिटेट की बात की जाए तो वो गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाए जाते हैं, और टाइगर यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के जंगलों में, या फिर सुंदरबन के जंगल में जो वेस्ट बंगाल में है, वहां पर पाए जाते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर बोला गया कि हिमालयन रीजन की जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर लेपर्ड भी पाया जाता है, जो कि कैट फैमिली का मेंबर है। और ये जो है हंटिंग की वजह से, हंटिंग से अगर देखा जाए कि जो शिकारी जानवर होते हैं उनमें प्रमुख है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिकार करने वाले जानवर में जो इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर बोला गया कि जो हिमालय क्षेत्र में रहने वाले जो जानवर होते हैं, वो काफी सरवाइव करते हैं, क्या, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा सरवाइव उनको करना पड़ता है। लद्दाख की अगर हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहां पर पाए जाने वाले जो जानवर है वो याक है, और इसका जो वेट होता है वो 1 टन से ज्यादा होता है। यहाँ पर पाए जाने वाले बाकी जानवरों की प्रजातियां जो है, टिबेटन एंटेलोप है, भारल है, वाइल्ड सीप है, क्योंग है, और आइबेक्स है, बियर है, और लेपर्ड है, और रेयर रेड पांडा यहाँ पर पाया जाता है कुछ कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। इन द रिवर्स, यहाँ की जो नदियां हैं या जो तालाब हैं वहां पर, या जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर जो है टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स है, घड़ियाल है, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं, ओके। बर्ड्स लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल, यहाँ पर पाए जाने वाली जो बर्ड्स होती हैं वो रंग बिरंगी होती है। उनमें से जैसे पीकॉक है, यहाँ पर पाए जाने वाली जो प्रजातियां बर्ड्स की, पीकॉक है, पेजेंट्स है, डक है, पैराकीट्स है, क्रेन है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर बर्ड्स पाई जाती हैं, ठीक है।
और यहाँ पर अगर देखा जाए तो वी हैव सिलेक्ट, अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि हमने कुछ चीज़ों को अपने लिए सिलेक्ट किया हुआ है, कहाँ से? बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट से, अपने एनवायरनमेंट से हमने कुछ चीज़ों को अपने लिए सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे उसमें से क्या है? फार्मिंग हो गई, खेती हो गई, फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स, कुछ खाने वाले जो पौधे हैं हमने अपने लिए चूज़ किए हुए हैं। और ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनको हमने क्या किया है? वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सिलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स। हमने कुछ अपने लिए ऐसे पौधे चुने हैं जो मेडिसिनल हैं, जो दवाई के रूप में हम यूज़ करते हैं जिन्हें। कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो हमारे हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। उनमें से क्या? जैसे जो हमें मांस प्रदान करते हैं, जो हमें जो मीट होता है वो प्रोवाइड करवाते हैं, या कुछ हमें जो एनिमल्स हैं जो हमें दूध देते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें अंडे देते हैं, एग्स वगैरह जो प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम कुछ एनिमल्स को यूज़ करते हैं जो हमने अपने लिए चूज़ किए हुए हैं, ठीक है? और जैसे फिश है, यहाँ इन फिश से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिटिव फूड मिलता है। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो पॉलिनेशन में हमारी हेल्प करते हैं, क्रॉप्स को पॉलिनेशन में जो हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर बीजों को जो है आदान-प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के ट्री हैं जो हमने अपने लिए चूज़ किए हुए हैं, ठीक है? और इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो ह कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए जो हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। लेकिन क्या है? एवरी स्पीशीज़ हैज़ अ रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम, लेकिन इकोसिस्टम में हर स्पीशीज़, हर प्रजाति का एक रोल होता है, एक अहम रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। हेंस कंजर्वेशन इज़ एसेंशियल, इसलिए उनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हें सुरक्षित करना चाहिए। लेकिन मनुष्यों द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेने से, कुछ जानवरों को या फिर वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेने से क्या हो गया है? इकोसिस्टम का जो है क्या हो गया है? जो है सिस्टम जो है डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पर यही बोला गया है कि यहाँ पर जो है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है कुछ जानवरों का, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह का, जो वेजिटेशंस हैं उनका, और इसकी वजह से इकोसिस्टम में क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। और यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे 1300 प्लांट्स जो है क्या है? एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो अब क्या हो गए हैं? जो समाप्ति की कगार पे हैं, ठीक है? इस पे देखो यहाँ पर बोला गया है कि 1300 प्लांट्स स्पीशीज आर एंडेंजर्ड, जो कि खतरे में है, अगर उनकी सुरक्षा नहीं की जाएगी तो समाप्त हो जाएंगे। और 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट, और 20 प्रजातियां ऐसी हैं जो समाप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। और कुछ इनमें से ऐसी हैं इनमें से जानवरों की प्रजातियां भी ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड में हैं, जो कि खतरे में हैं, और कुछ ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। अब इनका मेन जो रीजन है वो क्या है? देखो, हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स, ये जानवरों की बात यहाँ पर की जा रही है कि कुछ जानवरों का जो है हंटिंग किया जा रहा है, कुछ जानवरों को मारा जाता है, कुछ लालची लोगों के द्वारा जो कमर्शियल पर्पस के लिए उनको मारते हैं। जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस जो है, एक सींग वाला जो गैंडा, उसको सींग के लिए उसको मारा जाता है, हाथियों को जो है उसके हाथी दांत के लिए मारा जाता है। और जो जो बाकी के एनिमल्स है, जैसे लेपर्ड हो गया, उसको स्किन के लिए, पाइथन है उसके स्किन के लिए, उसके जो है स्किन को फिर मार्केट में बेचा जाता है। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से हमारा जो है इकोसिस्टम जो है डिसबैलेंस हो रहा है। बहुत सारा जो है जंगली जानवरों को, वहां पर फ्लोरा और फौना जो भी पाए जाते हैं उनको खतरा हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर बोला गया कि इनको बचाने के लिए, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारे जो है कदम उठाए हैं। अब उनमें से कुछ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि देखो, ये फर्स्ट जो है आपको दिया हुआ है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना को जो है रिजर्व करने के लिए, उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर जो है 18 बायोस्फीयर जो है यहाँ पर सेटअप किए गए हैं, जिसमें से 10 यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो, द सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपली पर्ल, पंचमढ़ी, देखो अचन कमर एंड अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड। ये सारे जो है बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर बनाए हुए हैं, ताकि इन फ्लोरा और फौना की यहाँ पर क्या हो सके? सुरक्षा इनको दी जाए, यहाँ पर इनका प्रोटेक्शन किया जा सके। ये देखिए, यहाँ पे पूरे ये 18 दिखाए हुए हैं, 18 बायो रिजर्व जो हैं, जो सुंदरबन है, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपली पर्ल, दियाग एंड दिवांग, डिब्रू, ये देखो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है सारा, ये देखो डिब्रू, साइकोवा एंड अगस्त मलाई, ठीक है? एंड कंचन, ये देखो ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, कंचनजंगा, पंचमढ़ी है, अचन कमर एंड अमरकंटक है, और यहाँ पर जो है कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है? और ये शेषचरम है और पन्ना। तो ये 18 बायो रिजर्व है जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर
जिनको खोला हुआ है, सेटअप किया हुआ है। और सेकंड है यहाँ पर देखो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल, यहाँ पर फाइनेंशियली भी हेल्प किया जाता है, बॉटेनिकल गार्डन वगैरह यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। और थर्ड है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बीन इंट्रोड्यूस। ये सारे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए हुए हैं इनकी रक्षा के, इनकी सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर फोर्थ बोला गया है कि 103 नेशनल पार्क यहाँ पर जो है सेटअप किए गए हैं, बनाए गए हैं। 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया गया है। और जियोलॉजिकल गार्डन्स यहाँ पर जो है सेट किए गए हैं, किस चीज के लिए, जो ये नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए, फ्लोरा और फौना को कंजर्व करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको बोला गया है कि ये सब हमें हमें खुद रियलाइज करना चाहिए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, कि गवर्नमेंट ही कदम उठाए अपने हमारे इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के लिए। नेचुरल जो है हमारी वेजिटेशन है या जो हमारा जो फ्लोरा और फौना है उसको सुरक्षित करने के लिए हमें भी उनको संरक्षण देना चाहिए। और अपने सर्वाइवल के लिए हमें भी खुद से कदम उठाने चाहिए। और ये तभी संभव है कि इस प्रकृति का विनाश तभी रुकेगा जब हम खुद से इसको विनाश करने से खुद को रोकेंगे। जब हम इसका विनाश रोक देंगे, हम जब अपने प्राकृतिक जो हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसके महत्व को समझने लगेंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। इकोसिस्टम तभी हमारा बैलेंस हो पाएगा। ओके, द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। बाय बाय।